एन एंटिटी ऑफ इटसेल्फ बाय द लगता है नॉर्थ कोरिया कहते हैं कि आइसोलेटेड कंट्री है, बट क्या वाकई में आइसोलेटेड है? अभी हम लोग 2024 की बात कर रहे थे, चुनावों की बात कर रहे थे, चुनाव हमारे देश में भी है। इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। आई थिंक अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि वी आर स्ट्रेंथनिंग आवर रिलेशंस विद नॉट जस्ट आवर नेबर्स बट ऑलमोस्ट ऑल मेजर कंट्रीज एंड वी आर नमस्कार, सड़क से लेके संसद तक खुलेगी सबकी पोल। मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं देसी बोल। 2023 एक महत्वपूर्ण साल, न केवल विश्व के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण साल, जिसमें बहुत सारी गतिविधियां हुई, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। खासकर ग्लोबल पॉलिटिक्स में, राजनीतिक परिदृश्य में बहुत सारी चेंजेस हुए। कई युद्ध स्टार्ट भी 2023 में हुए, उनका अंजाम 2024 में क्या होगा, इन सभी मुद्दों पे, इस पूरे टॉपिक पे बात करने के लिए, एक्सप्लोरिंग द ग्लोबल पॉलिटिक्स इन द ईयर 2023 पर बात करने के लिए मेरे आदरणीय शिक्षक, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के फैकल्टी लखनवीर मीना सर मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू नृपेंद्र, थैंक यू। नई साल की शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद सर आपको भी। तो सर बिना किसी देरी के मैं पहला जो सवाल मैं शुरू करता हूँ कि सर पिछले वर्षों की तुलना में 2023 में जो वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य है वो चेंज कैसे हुआ? किस तरीके से 2022 में क्या जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का सिनेरियो था और वो 2023 में किस तरह चेंज हुआ? इस पे हम थोड़ा आपका राय जानना चाहते हैं। हाँ नृपेंद्र, देखते हैं हम। सो व्हेन वी सी दिस चेंज कैसे 2022 से 23 में एक तरीके से हम देखते हैं, ज्यादा थोड़ा सा राइट विंग पॉलिटिक्स, थोड़ा वर्ल्ड अफेयर्स में कुछ ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ऑन ग्लोबल फ्रंट जो ज्यादा फॉर्मेशंस बने हैं, गवर्नमेंट्स जो आई हैं, जैसे हम यूरोप में कंट्रीज में ले सकते हैं, नीदरलैंड्स, लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना है, और फिर साउथ एशियन रीजन में भी है, हमारे इंडिया में भी है। अ, एक तरीके से ये थोड़ा ज्यादा प्रभाव पड़ा है कि राइट विंग पॉलिटिक्स ज्यादा फैलाव उसका हुआ है। सो चूंकि उसका ज्यादा स्प्रेड हुआ है, तो उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि उसके इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। जो लीडर्स जिस टाइप की आइडियोलॉजी के साथ आते हैं, तो वो लोग उसी तरीके की इकोनॉमी, पॉलिटिकल रिलेशंस रखते हैं। जैसे अर्जेंटीना का अगर हम एग्जांपल लेंगे, तो the current leader who's been appointed, he does not want to maintain good relations with certain countries that he thinks are not at par with Argentina. तो जैसे वो मर्कसर करके उनका जो इकोनॉमिक साउथ का रहता है अर्जेंटीना, उससे हटना चाह रही है। तो देखते हैं कि ये बहुत फॉर्मेशंस जो बदलते हैं, तो एक तरीके से धीरे धीरे अभी तो और देखना बाकी है, बट मेन मेजर एक तरीके से आई थिंक मोर और मोर राइट विंग फॉर्मेशंस एंड द गवर्नमेंट्स हैव चेंज इन दीस टर्म्स। सर तो ये 2023 में तो आपको क्या लगता है कि 2024 में भी इस तरह की जो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ती जा रही है, वो अभी 2024 में क्या अंजाम इसका हो सकता है? मतलब और ये बढ़ेगी या किसी और एक नए फ्रंट की भी शुरुआत क्या हो सकती है क्या है ये विश्व में? हाँ, नई फ्रंट की शुरुआत तो हो चुकी है आई थिंक इन मोर और लेस टर्म्स, बिकॉज अगर हम एक मेजर जो पैंडेमिक इशू हुआ है कोरोना के चलते, उसके पॉइंट ऑफ बात से बहुत सारी कंट्रीज और उनके जो इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़े, एक तरीके से सब लोग सेल्फ रिलायंट होने की कगार पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। या तो दे वांट टू बी सेल्फ रिलायंट, और दे वांट टू मेंटेन एन अलायंस विद सर्टेन कंट्रीज दैट दे कैन थ्राइव विद। सो इन 2024 वी विल मेजरली सी दैट अलायंस बिल्डिंग, एक तरीके से मल्टीलेटरलिज्म जिसको हम कह रहे हैं, वो उसका बढ़ावा चढ़ेगा, उसको वो ज्यादा होएगा। कंट्रीज विल फॉर्म 3 4 5 ऐसे कंट्रीज वर्सेस, और 3 4 5 ऐसे कंट्रीज हम देखने को मिलेंगे। जैसे हम प्राइम एग्जांपल ले सकते हैं कि रशिया, चाइना, ईरान वर्सेस जो भी वेस्टर्न कंट्रीज यूएस के हैं, यूएस के साथ में जो लगे हुए हैं, उनके एलाइज हैं। तो एक तो ये ज्यादा देखने को मिलेगा। सो एट द सेम टाइम इसी इसी चलते पॉलिटिकल जो मेडल रहेगा, we will see that people, the governments and the governments are there, the leaders of the governments, they will try to become more and more, wanting to be more, at the same time protectionism policy बढ़ाएंगे इकोनॉमी के चलते तहत, एंड एट द सेम टाइम उसी माध्यम से उनकी पॉलिटिक्स चलेगी।
तो सर ये इसमें अमेरिका एक बहुत बड़ा रोल मुझे लगता है 2023 में भी प्ले किया, चाहे वो नाटो में यूक्रेन का इंक्लूज़न हो, ना हो और इज़राइल पैलेस्तीन में। तो आप सर 2023 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की क्या भूमिका देखते हैं कि उसने 2023 में क्या भूमिका निभाई और आने वाले वर्षों में 2024 ऑनवर्ड्स यूएसए का क्या रोल हो सकता है इस नए फॉर्मेशन में? और तो और इस विश्व में अभी यूएसए का क्या रोल है सर? यूनाइटेड स्टेट्स का काफ़ी दबदबा रहा है पहले से ही। अगर अभी जी। हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे उसका जो पावर पॉलिटिक्स है और इकोनॉमिक रिलेशंस है, बहुत बड़ा चैलेंज उसको मिल रहा है, तो दैट इज़ फ्रॉम चाइना। क्योंकि चाइना का बैकअप जो हो रहा है एट द सेम टाइम इट्स फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक दिस आई जस्ट मेंशन्ड प्रीवियस कि रशिया एंड ईरान। बिकॉज़ राइट नाउ दैट जो इज़राइल और हमास के बीच में वॉर चल रही है, उसके चलते तहत क्या हुआ है कि काफ़ी सारा लिंकेजेस ऐसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस वॉर के पर्सपेक्टिव से बढ़े हैं। तो ईरान जैसे अभी वेरी रिसेंटली जो रेड सी में चल रहा है हुथी और यमन का, तो वहाँ पे जी। वी सी दैट द येमेन्स आर प्रॉपर्ली बैक्ड बाय द इरानियंस एलिजेडली, या जैसे भी, बट दे हैव अ गुड बैकिंग, दे हैव गुड फंडिंग एट द सेम टाइम। तो इसी के चलते तहत वी सी की यूएस का जो पॉलिटिकल राइवलरी है वो ज्यादा बढ़ रहा है, उसका जो एनिमी एक तरीके से पॉलिटिकल स्फीयर में इट्स जस्ट स्प्रेडिंग मोर एंड मोर। सो यूएस का होल्ड ऑन द वर्ल्ड अफेयर्स एट द सेम टाइम इट्स डिक्रीजिंग, बट उनका इकोनॉमी पावर अभी भी है, तो वो रहेगा दबदबा उनका। एंड मेजर इश्यूज सच एज मेजर कंपटीशन में जो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हुई, और क्रिटिकल एनर्जी, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सब पे काफी कॉम्पिटिशन्स हमको देखने को मिलेगा 2024 में। सर अगर कह सके इसीलिए अगर मैं जी सर, आप पहले बात पूरी हाँ करिए हाँ सर। बताओ। सर अगर मैं मतलब कहना इसीलिए चाहूँ कि हमें देखने पहले को सर मिलेगा। यूएसए बाइपोलर हो यूएसएसआर और यूएसए बाइपोलर वर्ल्ड था। फिर बीच में क्या यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ और अब फिर जो वर्ल्ड है वो बाइपोलर होने की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, बाइपोलर एक तरीके से पहले था जब यूएस यूएसएसआर था। बीच यस में सर। यूनिपोलर हम कह सकते हैं हुआ था, यूएस का दबदबा रहा है। अभी आई यस सर। थिंक इट्स मोर ऑफ ना तो बाइपोलर है ना यूनिपोलर है, बट मल्टीलेटरल जिसको हम कहते हैं कि दो से ज्यादा कंट्री एक तरफ है, चाहे ऑफिशियली हो या ना हो, अनऑफिशियली जरूर है। सो वी गेट टू सी दैट इट्स बिकमिंग अ ट्रेंड ऑफ ट्राइलेटरल वर्सेस ट्राइलेटरल प्लस। क्योंकि प्लस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियली अगर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान ने बताया है कि ईरान, चाइना और रशिया साथ है, तो उनके अलावा भी और भी कंट्रीज है, छोटे मोटे कंट्रीज जिनको सहारा भी चाहिए एट द सेम टाइम, उनको उनके साथ रह के उनको जो जिसको हम बैंड वैगन स्ट्रेटेजी कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि उनके साथ चल के वो बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे ऑफिशियली नहीं हो। लेकिन जैसे नॉर्थ कोरिया का प्राइम एग्जांपल है, वो चाइना के साथ बैंड वैगन रह के रहता है हमेशा। तो जी। एक मल्टीलेटरिज्म दौर है जिसमें दो से अधिक कंट्रीज वर्सेस दो से अधिक कंट्रीज का दौर चल रहा है। और इसी के चलते तहत हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो मिडिल इनकम नहीं, मिडिल राइजिंग पावर जो कंट्रीज है, दे आर गोइंग टू हैव अ मोर प्रोमिनेंट रोल एंड मोर प्रोमिनेंट से एट द सेम टाइम। इंडिया इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। Yes, sir. India is going to be a great for in that formation. सर आई एम मूविंग फॉर द फर्दर क्वेश्चंस कि आप जो 2023 में आप कुछ ऐसे कुछ ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता या समझौते पर हाँ, हम मेरे जैसे विद्यार्थियों को और जो मेरे दर्शक हैं उनको आप बताना चाहेंगे कि कोई ऐसी कोई महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता क्या 2023 में विश्व को मिली? और क्या 2024 में आप किसी महत्वपूर्ण सफलता या समझौते की ओर देखना चाहते हैं, जो विश्व में हो सकता है? राइट नृपेंद्र, हम देखते हैं कि सबसे पहले एक तो सफलता जो हुआ है जिसका काफी उच्चारण किया गया है और काफी वर्ल्ड मीडिया और ग्लोबल मीडिया ने भी देखा है, कवर किया है, आई थिंक इज द सक्सेस ऑफ G20। यस सर। राइट, And we सक्सेस ऑफ host जी that ट्वेंटी G20. हाँ, इंडिया हैज होस्टेड दैट, एंड उसका सक्सेस इतना बड़ा रहा है कि वी हैव ट्राइड टू अचीव ऑलमोस्ट प्रॉपर कंसेंसस इन दैट। क्योंकि उसके पहले जो हुआ था तो उसमें चुटपुट चुटपुट ऑल्दो डिस्कशंस और डिलिब्रेशंस बहुत ज्यादा हुए हैं, बट एट द सेम टाइम we could get several important countries who have a great role at the same time in this global economic political hemisphere, तो उनको एक साथ एक टेबल में लाके, तो G20 इज अ बिग सक्सेस। एट द सेम टाइम आई थिंक टेक्नोलॉजी का जो रोल इतना बढ़ रहा है, तो उसी के चलते तहत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इसमें क्या देखना होता है कि वी आर सीइंग दैट यूजुअली व्हेन सर्टेन रूल्स दैट हैव सर्टेन जो एक सेट पैटर्न कर देते हैं, जैसे जी, यूरोपियन यूनियन हैड स्टार्टेड विथ डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, तो उसी के चलते तहत वी सी इधर यूएस, यूरोपियन यूनियन और सच कंट्रीज दैट आर फॉर्मिंग दीज रूल्स, बट एट द सेम टाइम अभी हमने को देखने को मिल रहा है कि इंडिया इज ऑल्सो कमिंग एट पार विद दीज कंट्रीज, एंड देयर वी हैव just recently held this global partnership on artificial intelligence. So why just these countries, but even middle rising countries are also having such importance, because टेक्नोलॉजी एक तरीके से बहुत बड़ा महत्व कर रहा है सब जगह में, चाहे आप कल्चरली ले लीजिए, पॉलिटिकली ले लीजिए, इकोनॉमिकली ले लीजिए। तो दूसरा ये है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया के द्वारा किया गया होस्ट एक तरीके से। फिर हमें और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे ब्रिक्स लिए हम, एससीओ लेते हैं, तो उनमें भी एक्सपेंशन हुए, नए-नए कंट्रीज जुड़े हैं। तो उसमें एक बहुत स्ट्रैटेजिक वैल्यू जुड़ा है एट द सेम टाइम, जैसे ईरान एससीओ में जुड़ा है, तो चाइना को बहुत फायदा रहेगा एक तरीके से इसमें, क्योंकि चाइना और ईरान एक तरीके से काफी स्ट्रांग एलाइज है। और एट द सेम टाइम जब ब्रिक्स में काफी 6 नए कंट्रीज जो जुड़े हैं, उसमें एक अर्जेंटीना है, बाकी सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इजिप्ट है, ईरान भी है फिर से, है ना? और इथियोपिया यस है। सर। तो इससे चलते तहत में क्या हो रहा है कि ऑयल एट द सेम टाइम उसका दबदबा फिर से बढ़ेगा इस इन दिस रीजन। सो मोर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ब्रिक्स विल बिकम अ मोर बिगर ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट विल हैव अ मोर इंपॉर्टेंस एट द सेम टाइम। देन व्हेन वी आल्सो सी ड्यूरिंग द टाइम्स की वॉर काफी ज्यादा बढ़ा है, तो एट द सेम टाइम नेटो में एक्सपेंशन हुआ है, फिनलैंड आया है, तो इसलिए चलते तहत हम देखते हैं कि फिनलैंड और रशिया में बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं अभी, क्योंकि रशिया हैज बीन अर्क्ड बाय दिस होल आइडिया कि नेटो का एक्सपेंशन हो रहा है। So these developments have happened. New regional organizations have countries have joined. Then we also get to see that Z and President Z and Biden had a summit. तो उसमें एपेक समिट के दौरान उन्होंने बात की, तो उसमें अगेन जैसे मैं पहले मेंशन किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हुई, तो सिर्फ ये बड़े-बड़े कंट्रीज एट द सेम टाइम बाकी कंट्रीज भी बात कर रहे हैं। फिर अगर हम ईस्ट एशियन हेमिस्फीयर में जाएंगे तो थोड़ा सा वी गेट टू सी कि चाइना और जापान ने बात किया है, जो उनके बीच में रिलेशंस काफी खस्ता रहता यस है। सर। अभी इट्स डेवलपिंग एंड आई थिंक दे कैन टैकल द नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर थ्रेट एट द सेम टाइम। तो डेवलपमेंट्स हुए एट द सेम टाइम, जबकि वॉर वगैरह भी चलते रहे, बट आई थिंक एक तरीके से अभी जो कन्वेंशनल वॉरफेयर्स और टेक्नोलॉजी के इन्फ्लक्स के चलते तहत वी गेट टू सी दैट साइबर वॉरफेयर एंड these examples such that includes a lot of emerging technologies. So the world is trying to move towards, the leaders are moving towards that kind of to tackle those, and laws भी उस तरीके से आ रहे हैं, तो common platform. What about 2024, sir? Are the world is going to see another developments? What will be the possible developments we can see in 2024, sir? 2024 में we will get to see that आई थिंक सबसे ज्यादा तो यही है कि जैसे में टेक का रोल, हम कल्चर में एक तरीके से टेक का रोल इतना देख नहीं पाते, जबकि हम यूज बहुत करते हैं उसको। तो और कल्चर एक ऐसी चीज है जो अल्टीमेटली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हेमिस्फीयर को बाइंड करती है। जैसे मैं पहले भी कहता था कि सॉफ्ट पावर हमें इतना दिखता नहीं है, हार्ड पावर दिखता है ज्यादा, Yes, क्योंकि sir. उसका प्रैक्टिस और दबदबा ज्यादा रहता है। तो वर्ल्ड, आई थिंक द लीडर्स एट द सेम टाइम दे आर ट्राइंग टू first of all work on a big infrastructural development changes all around wherever they can. चाइना इज डूइंग अपने तरीके से, जिसको डेट ट्रैप पॉलिसी कहा जाता था पहले, और अभी भी वो लोग अपना तरीका यूज करते रहते हैं। लेकिन कंट्रीज दैट आर राइजिंग एंड दैट आर गिविंग अ वॉइस टू द अदर स्मॉलर कंट्रीज, उसमें वी विल गेट टू सी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे इंडिया विल is on the rise of giving good infrastructure help and aid to countries like Sri Lanka, Maldives, and other East Asian nations. Then we will also get to see ki these infrastructural developments will happen in other regions of the world, because where war is happening, who's responsible for these for the aftermath of the war, the development जो उसके बाद होगा, कौन responsible है? तो एक मेजर सवाल ये भी आता है एट द सेम टाइम कि 24 में जितना डिस्ट्रक्शन 23 में हुआ है, तो उसका भरपाई कौन करेगा? भरपाई, अगर आप बिल्डिंग तोड़ रहे हैं तो वो तो बन जाएगा, लेकिन जो इंसान इंसान के लेवल पे हुआ है उसको कौन भरपाई करेगा? मेनी पीपल हैव डाइड एट द सेम टाइम। देन व्हाट एल्स विल गेट टू सी इज कि
पॉलिटिकल स्फीयर में थोड़ा सा प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी लाएंगे फिर से, there will be a stronger resistance actually, because war at the same time has not finished, it's still continuing on many fronts. When we take example of Latin America, वहाँ वेनेजुएला और गयाना के बीच में फिर से वो चल रहा है कि तेल के चक्कर में कि Venezuela is trying to take over the land of Guyana, then British people have forces have been sent there. So when we see this African region, there also we will get to see कि coup काफी हुए हैं, तो उसमें भी उसका आफ्टरमैथ अभी देखने को मिल रहा है कि इंस्टेबिलिटी भी इतने ज्यादा है कि इकोनॉमिक आर्थिक मंदी हो रखी है, वहां पे लोगों का बहुत दबदबा है. अगर हम यूएस को वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फ्रांस एज अ कंट्री कैन बी सीन कि अफ्रीकन रीजन में उसका काफी हाथ रहा है. इट शुड बी यस हेल्ड सर। रिस्पॉन्सिबल फॉर taking out some sort of responsibility developments there. So I think countries will become more inwards towards themselves, और जो alliances build हो रखे हैं 3 versus 3 और 3+, उसमें ज्यादा दबदबा रहेगा कि they will try to either make it more and more. I think it's become a little more closed in those terms. एंड सर So वी आर इन मॉडर्न पीरियड, तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी 2024 में इस ग्लोबल पॉलिटिक्स में? टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर भी बढ़ने वाला है क्या? right, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर हम पिछले 2023 में देखे कैसे चाइना ने बलून भेज दिया था यूएस के नॉर्दर्न रीजन्स में. अभी यस सर। रिसेंटली बात चल रही है कि ताइवान के ऊपर भी भेजा हुआ है, बलून्स भेजा हुआ है वहां पे ताकि उनका दे कैन गेट टू नो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन. सो टेक्नोलॉजी को बेसिकली इतना स्लाई तरीके से यूज किया जा रहा है कि बेसिक उसके बारे में चीजों को, एक तो इतना अवेयरनेस नहीं है लोगों को, जनरल मासेस को अगर हम पता करेंगे तो यस सर। हम क्यों कहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी है इतना ज्यादा, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है ना, स्कैम्स वगैरह पता इसी नहीं। एक तरीके से हो रहे हैं. तो यस सर। टेक्नोलॉजी उस माध्यम से सिर्फ लीडरशिप लोगों को द टॉप मोस्ट पोजीशंस, दे आर यूजिंग इट इन सच अ वे दैट एक तो उनको हेल्प हो स्लाई तरीके से, जैसे चाइना का एक प्राइम एग्जांपल है. उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर भी एक पॉजिटिव माध्यम से यूज किया जा रहा है, जैसे ड्रोन का टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. यूक्रेन वॉर में उनका खुद का डीआईवाई ड्रोन्स काफी यूज किया गया है, डू इट योर वे करके जो कहते हैं. यस So सर। they यस। have made their own drones and slice small drones that could just go hit a tank and it could burst the tank. So I'm sure it must have helped Ukraine in those terms. But at the same time, कन्वेंशनल वॉरफेयर एक तरीके से खत्म हो रहा है धीरे धीरे. बट ये साइबर हैकिंग और टेक्नोलॉजी उस पॉइंट ऑफ व्यू में ज्यादा बढ़ रहा है. रोबोटिक्स कितना ये आर्मी और ये सब में यूएस में हम देखते रहते हैं कि आई थिंक दे आर डेवलपिंग मोर वेपन्स दैट आर मोर ऑटोमेटिक बेस्ड. Then the countries that have border issues, our India has border issues with China a lot. China काफी skirmish करते रहते हैं, घुस यस जाते हैं. सर। तो वहां पे काफी हम लोग डेवलप कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल बिल्ड कर रहे हैं ताकि उसका टेक्नोलॉजी नो हो बाकी कंट्रीज को कम कम पता लगे. सो एक तरीके से हम देख रहे हैं कि दे आर ट्राइंग, सब लोग अपना डेवलपमेंट खुद करके जो उनका क्लोज ट्रस्टेड अलायंसेस है, दे विल either give out information so that it can become like a strong 3-4 countries together. So it's a big role that we will see in technology in 2024. Very big role actually. सर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, आप चाहे उस किसी भी कंट्री को कहें, चाहे आप अमेरिका को कहें, रसिया को कहें, चाइना को कहें, वो वर्ल्ड लीडर 2023 में क्या चैलेंजेस फेस किए और क्या 2024 में वो वर्ल्ड लीडर्स के सामने क्या चुनौतियां हैं कि वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को एक तरीके से बनाए रखें? और उसमें मैं बात करना चाहूँगा स्पेशली यूएन का, क्योंकि रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, वो वॉर 2022 से सब कोई जान रहा है कि वो चलते ही जा रहा है। 2023 में एक नई जो हम्म. युद्ध शुरू होती है वो हमास के अटैक के बाद इज़राइल पैलेस्टीन वॉर कहिए, इज़राइल गाज़ा वॉर कहिए, इज़राइल हमास वॉर कहिए, वो वॉर बढ़ते जा रहा है। लेकिन एट अ ग्रुप ऑफ 200 नेशंस, यूनाइटेड नेशन क्या इर्रेलेवेंट हो चुका है, जैसे लीग ऑफ नेशंस को खत्म कर दिया गया था, क्या उस तरह यूनाइटेड नेशन का इर्रेलेवेंसी पे क्वेश्चंस बहुत है सर, तो इस पे आपका क्या राय है? Right. आई थिंक इसमें सबसे बड़ा हमें जो वी हैव टू एनालाइज उसकी यूएन का पास क्या क्या है, जो यूएन का खुद का, इज यूएन एन एंटिटी ऑफ इटसेल्फ बाय द वे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी यस नीड टू सर, दिस इज द एनालाइज. बिगेस्ट क्वेश्चन। तो आई थिंक हाँ कि यूएन का खुद का एक है नहीं, इट्स मेड अप ऑफ फोर्सेस फ्रॉम अदर कंट्रीज, एंड जो यस ज्यादा सर। देता है फोर्सेस एक तरीके से उसका ज्यादा इट हैज अ डेवलपमेंट मोर ऑफ से.
सो यूनाइटेड स्टेट्स के अगर हम बात करेंगे या फिर जो उनके कंट्रीज है, परमानेंट कंट्रीज है, परमानेंट P5 कंट्रीज है, सो वो वीटो पावर भी है उनके पास, दे कैन यूज दैट पावर, एंड रशिया, दैट्स व्हाई इट्स नॉट बीन एबल टू प्रॉपर्ली सैंक्शंस हो रखे हैं रशिया पे, लेकिन यूएन इतना इफेक्टिव नहीं है वहां पे। प्लस एट द सेम टाइम जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, आई थिंक वो एक बहुत तरीके से हिल गया है, क्योंकि हिल इस तरीके से गया है कि यूएन को एक तो एक ऐसा मानना कि अच्छा एक बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट वी शुड लुक अप टू, या फिर द लीडर्स शुड लुक अप टू। सो एक ट्रस्ट वर्दीनेस यूनाइटेड नेशंस का बहुत तरीके से फेल हो चुका है बिकॉज ऑफ इंटरनल रीजंस। देन it has just remained an organization that will come and act after the event has been done, post वाला acting जो करते हैं, like इसराइल और हमास के बीच में भी दे आर कमिंग एंड गिविंग एड आफ्टरवर्ड्स, बट टू रिजॉल्व द इशू एट द सेम टाइम वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उनसे। तो P5 कंट्रीज जो है उनके परमानेंट कंट्रीज, उनका वीटो पावर इस तरीके से यूज किया जा रहा है, फिर वीटो कर देते हैं। प्लस ये जो प्लेटफॉर्म रहा है नेगोशिएशन के लिए, बेसिकली डिस्कस करने के लिए, मेडिएट करने के लिए, वो प्लेटफॉर्म टोटली चेंज हो चुका है कि मेडिएशन डिस्कशन तो दूर की बात है, इट्स मोर बिकम लाइक एक तरीके से प्रोवोक कर रहे हैं, या फिर इवन इफ there are other countries that are trying to coerce the countries की try to take a stand, but at the same time हमें देखने को मिल रहा है कि स्टैंड तो दूर की बात हो रही है, बट इट्स बिकम मोर लाइक कि उसने किया है तो आई थिंक वील आल्सो ट्राई टू गिव एन आंसर। तो यूएन की बात सुनना तो दूर दूर की बात हो गई है फिलहाल। इट्स बिकम मोर ऑफ की एक स्ट्रगल हो गया है कि बात को उस टेबल तक पहुंचाया जाए, समझा जाए, तो वही एक मेन कारण है कि यूएन खुद का एंटिटी है ही नहीं, तो उसको बहुत बड़ा रिवैम्प की जरूरत है, बहुत काफी सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। और लीडर्स एट द सेम टाइम इतने बड़े हो गए हैं कि उनका जो पर्सनालिटी ट्रेट है, मतलब अगर हम बेंजामिन नेतन्याहू का एग्जांपल लेंगे, इसराइल के जो है, कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यूएस ने भी बोल दिया था कि आई थिंक इट्स एनफ, यू शुड नॉट बॉम्ब गाजा एनीमोर नाउ, बट यस सर। ही वाज हेल बेंट ऑन कि नहीं ये तो मैंने चालू मैंने कर तो एक दिया, तो ही खबर भी वाज वहाँ नॉट पे इवन पढ़ी लिसनिंग थी टू द कि सर यूनाइटेड जो स्टेट्स। इज़राइल के जो सोल्जर्स हैं वो गजा में मार रहे हैं। जो गजा है वो इज़राइल में मार रहा है और वो अपने ही बच्चों को गलती से मार दे रहे हैं। अपने ही बच्चों को। वहाँ पे वो हम्म। उनकी माँ कहती है कि डोंट वरी आई लव यू, आई एम विथ यू। भले वो उनके चिल्ड्रन मर रहे हैं क्योंकि कि तुम आतंक के खिलाफ लड़ रहे हो, तुम मतलब तुम एक दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हो, तो तुम अगर अपने बच्चे को मार रहे हो तो कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि वो गलती से अपने बच्चों पे भी फायर कर दे रहे हैं। दिस वाज़ द न्यूज़ सर। कैजुअल अप्रोच एक तो इतना हो गया है, प्लस जब वॉर का समय होता है ना, आई थिंक व्हाई डज वॉर सेल सो मच, आई थिंक वी हैड डिस्कशन ऑन दिस इन आवर क्लासेस की वॉर सबसे ज्यादा बिकता है इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है ना, और इट्स वन ऑफ अ वेरी एसेंशियल, लाइक मीडिया जब मिल जाए वॉर के समय में, नेशनल मीडिया पर्टिकुलरली, तो दे विल नॉट शो द पर्सपेक्टिव कि कौन सही कौन गलत कर रहा है, क्योंकि इट्स अगेन बिन नेशन का मीडिया है ना, उनका नेशन वॉर पे है, तो दे विल ओनली शो ताकि प्रोत्साहित मिले लोगों को, जो आर्मी को और इस सबको, तो उनकी यस। फैमिलीज भी एट द सेम टाइम दे विल सी कि अच्छा, दे विल ओनली गिव मोर सपोर्ट। सो वॉर एक तरीके से काफी ज्यादा, मतलब मैं ये बता रहा था कि लीडरशिप का जो रोल रहा है अभी वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूएन की इनइफेक्टिविटी में, कि अगर यू इसराइल जैसे नेशन इज नॉट इवन लिसनिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स जो कि बहुत स्ट्रांग एलाइज है, तो एट द सेम टाइम वी कैन गेट टू सी कि Benjamin Netanyahu and the leaders of his likes maybe they want to have their own दबदबा at the same time, कि खुद का वो लोग इसराइल में जो बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, दे आर ट्राइंग टू डेवलप देयर ओन कि हम भी इक्विवेलेंट बनेंगे विथ अदर कंट्रीज। सो यूएन एट द सेम टाइम इस तरीके से बना था ताकि जहां वो मेडिएट कर सके, लोगों को बता सके, लीडर्स को बता सके कि नो दिस इज द राइट थिंग, दैट इज द रॉन्ग थिंग, वी शुड कम एंड टॉक एट द कॉमन प्लेटफॉर्म, बट वही यस नहीं सर। है, द फर्स्ट प्लेटफॉर्म इज ओनली नॉट देयर, सो अ बिग रिफॉर्म। तो सर अभी 2019 में एक बहुत बड़ी चीज़ विश्व में होती है, वो होता है कोविड-19। तो आपको क्या लगता है कि कोविड-19 ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को किस तरह अफ़ेक्ट किया है? किस तरीके से वो सिचुएशन चेंज हुई है? तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में कोविड-19 का क्या रोल है? ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। किस तरह कोविड-19 ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को अफ़ेक्ट किया है? हम्म। ग्लोबल कोविड 19 एक बहुत बड़ा दौर था जो
बहुत जो जिसको ढांचा कहते हैं ना वर्ल्ड के कम्युनिकेशन मेथड्स को या फिर उसको हिला के रख दिया था। सो द पिलर्स ऑफ व्हेन वी सी इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी मोर सो एक्चुअली कि ग्लोबल सप्लाई चेन्स रद्द हो गई थी क्योंकि सब कुछ रुक गया था। सो चूंकि इकोनॉमी रुक गया था तो पॉलिटिक्स अल्टीमेटली एट द सेम टाइम रुक ही जाएगा। सॉरी, क्योंकि इकोनॉमी इज समथिंग दैट इज रनिंग द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स अल्टीमेटली रन्स इकोनॉमी। बट एट द बेस ऑफ इट जो चलता रहा था दैट वाज द कल्चरल मीडियम। टेक्नोलॉजी का रोल आ जाता है फिर इसमें कि कैसे यस कल्चर सर। के माध्यम से एवरीबडी वाज स्टक विद दिस वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया एंड लोग बातचीत इससे कर रहे थे। जूम का इतना ज्यादा प्रोलिफरेशन हुआ उसका बाद, यू नो। सो international leaders face this big issue ki how should they save their country, save the people of the country, and at the same time if they can save their country, the people of their country, how can they also develop vaccines? तो इसमें बहुत सी ऐसा कंपटीशन ऐसा देखने को मिला कि which country is really efficient during the times of crisis, which country can really help other nations at the same time while saving their people. सो सबसे ज्यादा जो हम देखने को मिले कि वी इंडिया एज अ नेशन वाज रियली सक्सेसफुल इन डेवलपिंग इट्स ओन say PP kits and all other requirements at that time, on the spot requirements जिसको कहते हैं। यस सर। उसके चलते तहत हमने वैक्सीन भी बनाई। देवर आई थिंक 3-4 कंट्रीज का ही, या ज्यादा ले सकते हैं कि आई थिंक रशिया की वैक्सीन थी, यूएस का वैक्सीन था, फिर स्पुतनिक। इंडिया वैक्सीन बनाया था, स्पुतनिक यस सर। वगैरह। सो पॉलिटिकल लीडर्स एक तरीके से उनका एंगेजमेंट पॉलिटिकल काफी इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कुछ बंद ही हो गया था। बट जो चला ज्यादा वाज कि एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स वाज हाउ डू वी ट्राई टू ब्रिंग एक एक तरीके से सेनिटी कैसे लाए, लोगों में कैसे वैक्सीन बांटा जाए, कौन किसके साथ बन के, कौन कितना सप्लाई चेन जो रद्द हो गई थी, कौन कौन सा नेशन उसको, जैसे ईस्ट एशियन नेशंस में कौन से कंट्रीज के साथ मिलके थोड़ी बहुत और सप्लाई कौन सी चेन्स नेशन कितने बनाई कितने जाए। ऐड करता है, वैक्सीन को फ्री में देने का काम भी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंट्रीज में किया। तो ये भी उस बीच में राइट, डेवलपमेंट हाँ। हुई थी। यस सर। हाँ, हाँ। तो एड का डेवलपमेंट वही कि फ्री में कौन कितना दे दे रहा है, तो उससे पता लगता है कि कितना एक तरीके से द कंट्री इज एट द वर्थ ऑफ अ कंट्री एंड हाउ द कंट्री कैन रियली सॉर्ट आउट क्राइसिस मैनेजमेंट इश्यूज ओवर द वर्ल्ड। खुद का तो कर ही रहा है, बाकी का भी कर दे रहा है। तो उस पॉइंट यस ऑफ सर। व्यू से देखने को मिलता है। तो उसी के बाद एक्चुअली प्रोटेक्शनिज्म जो पॉलिसी वो इकोनॉमी में हुई है वो ज्यादा फैल गई है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जब चीजें संभलने लगी तो सब लोग एवरीबडी वांटेड टू वर्क टुवर्ड्स देयर जीडीपी, सबको इकोनॉमी फिर से बढ़ाना था। तो उसके बाद धीरे धीरे ये अलायंस एक तरीके से बनने लगे कि इकोनॉमी में कौन किसके साथ ज्यादा मिलके फिर क्योंकि एक तरीके से सब लोग एक लेवल पे आ गए थे। सो देन दे हैड टू रीस्टार्ट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक इकोनॉमी में ले लो मेजरली। तो उस रीस्टार्ट के चक्कर में एक रेस ऐसी बनी कि the countries wanted to at the same time export to other nations, but at the same time also इतना भी ना एक्सपोर्ट कर दे कि खुद का जो हम लोग कर रहे हैं वो यहाँ खाने के फिर लाले पड़ जाए। सो उस तरीके से वो कंपटीशन रहा है, देखने को मिल रहा है, वो रहेगा भी, बिकॉज इट वाज अ वेरी रिसेंट फिनोमेना एंड we will get to see कि some countries are have really become very weak after that when we see examples of small developing nations and all, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज कम रहती है या फिर क्लाइमेट चेंज के तहत उनका इतना फर्क पड़ रहा है कि उनका थोड़ा सा लैंड मास खत्म हो जाएगा आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो दीज फैक्टर्स आर देयर, आई थिंक। लेट्स सी क्या होता है, नहीं, क्योंकि now we स्लिप have इन्फो में बहुत lot ज्यादा। we have talked a lot about past. So what about 2024? तो पहली बात तो सर अभी दो फ्रंटों पे जो मेनली है वो वॉर चल रहे हैं, वो इजराइल और हमास के बीच है और सर रसिया यूक्रेन के बीच है। आगे मेरी और 2-3 क्वेश्चंस 2024 के रिगार्डिंग है। तो पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी आपको लगती है विद और यूएन और विदाउट यूएन और विद एनी मेडिएशन और नॉट, what is the possibility to end the war between Russia and Ukraine and Israel Hamas, sir? Russia, Ukraine, and Israel, Hamas, that Gaza. Where when we see the leaders, रशिया का पुतिन Yes, है, हम अपने इसराइल के बेंजामिन है। आई जस्ट वी जस्ट हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट बेंजामिन नेतन्याहू एंड हिज लीडरशिप। yes, sir. Russia's Putin is also a very strong-headed fellow. He is again, जब हम इन टाइप के लीडर्स देखते हैं और उनके लाइक्स देखते हैं, जी जिनपिंग हो गए, रशिया के हो गए, ईरान के हो गए,
they want to come again and again in the public domain. तो यस सर। इलेक्शन भी इसी तरीके से कंडक्ट करवाते हैं ताकि दे ओनली कम बैक। तो फिर इनकी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग एक तरीके से बन जाती है उन्हीं के एक्सेस के बीच में। सो अगर हम पीस एक्सपेक्ट करें इनसे वर्ल्ड पीस में, तो बिकॉज दे आर मोर सो टुवर्ड्स दिस होल आइडिया कि कैसे चीजों को एक तरीके से सिक्योरिटी माध्यम में इतना ध्यान दे देते हैं, प्लस the whole resources are also diverted towards this idea ki how should we carry out the whole concept of national security उनका। so in countries को हम लोग वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि रशिया और यूएस के साथ एक बहुत प्यारा सा डील बन जाए, या फिर चाइना और यूएस के साथ एक डील बन जाए। अभी रिसेंटली बात हुई थी एपिक में, बट इट वाज जी सर। मेजरली टू गॉज ईच अदर बेसिकली कि because we don't see any peaceful developments after that. They're still at war in some way or the other. यस सर। Ideological warfare में है, technological warfare में है। तो 2024 में हमें ज्यादा ये कंटिन्यूअस, इट विल बी अ कंटिन्यूअस फेज ऑफ डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में कैसे दिस कंट्रीज, व्हेन वी सी द 9 डैश लाइन चाइना के बाजू में साउथ चाइना सी में, वहां पे यस सर। फिलीपींस के साथ इतना कॉन्स्टेंटली होता रहता है। देयर आर मेनी अदर कंट्रीज जिनके साथ भी स्कर्मिशेस होते रहते हैं। अभी ताइवान का एक मेजर एग्जांपल ले सकते हैं। ताइवान में इलेक्शन भी है फिलहाल, तो यूएस का रोल इसमें देखने को मिलता है कि हाउ इट्स ट्राइंग टू वांट टू हैव कि फिर से डेमोक्रेसी आए ताइवान में, एंड चाइना एट द सेम टाइम is trying to usurp that area somewhere by methods that are conducive to China. So we will see कि countries like you ये wars वगैरह, I think इनका खत्म होना तो वो जब कुछ मेडिएशन होंगे, क्योंकि यूएन ही नहीं इतना इफेक्टिव हो पा रहा है, तो कौन मेडिएट करेगा फिर इनको? पुतिन को कौन मेडिएट कर सकता है? हु कैन टेल पुतिन कि आई थिंक इट्स टाइम वी शुड स्टॉप द वॉर, एंड whom will he यस listen to at the same time? So यस सर। the wars will not be stopped, but when they feel they have achieved something, then they will probably stop. Like Benjamin would Netanyahu of Israel would only stop when आई थिंक अराउंड 90% गाजा तो खत्म ही हो गए हैं। अभी जो उनको बाकी है कि वो ले लेंगे पूरा गाजा, अपना हिसाब ले लेंगे, टेरिटोरियल अक्वायर कर लेंगे, एंड देन मे बी दे विल ट्राई टू मेक अ linkage towards the Mediterranean, because Israel will try to get an access to the Mediterranean so that they have their own ship or something. तो उनका मे बी दे यस हैव सर। दिस काइंड ऑफ थिंकिंग। तो उनका फॉरवर्ड ऐसा थिंकिंग है कि दे विल ओनली डेवलप मोर एंड मोर फॉर देयर ओन नेशन। तो एक पीसफुल जो आइडियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से है, तो आई थिंक वो कम ही देखने को मिलेगा 2024 में। Mm. हम्म। So what we are looking ahead of 2024. So what will be the scenario of global politics? You will say us कि 2024 में हम लोग विश्व राजनीति को किस तरह देख सकते हैं? क्या एक नया फॉर्मेशन, और इस चर्चा का अगर समरी कहा जाए तो वो 2024 में किस तरीके से हम लोग विश्व राजनीति को देख सकते हैं? ये मैं सर आपसे जानना चाहूंगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स को कैसे देखा जाए? सो यस सर, ये इसको कैसे देखा 2024 जाए? में। एज एज स्टूडेंट्स अलग नजरिया होता है। एक है नजरिया, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे कि देयर आर मेनी पर्सपेक्टिव्स एंड पहलूज वी कैन सी इट इन, बिकॉज तीन चार जो मेन मेजर चीजें रहती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक तो अलायंस बिल्डिंग इतना हो जाता है दैट नो सिंगल कंट्री कैन वर्क इन साइलोस, मतलब अपने आप पे एक नहीं काम कर सकता। आपको क्या लगता है, नॉर्थ कोरिया कहते हैं कि आइसोलेटेड कंट्री है, बट क्या वाकई में आइसोलेटेड है? इट्स अ बिग नहीं सर। क्वेश्चन। इट्स नॉट आइसोलेटेड, इट हैज ठीक है, गॉट अभी बिग तो मैं सपोर्ट उनकी फ्रॉम रूस अदर से नेशंस। मुलाकात भी होती है सर पुतिन जी से। हाँ, रिसेंटली उनका मिलिट्री डेवलपमेंट इतना हो गया है, तो उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी वगैरह मिल गया रशिया के जरिए, और रशिया को थोड़ा बहुत उनका वेपन सप्लाई मिल गया क्योंकि उनका खत्म हो जा रहा था। यस। सो वी गेट टू सी कि आइसोलेशन में कोई नहीं रह पाता इंटरनेशनल रिलेशंस में। सो चूंकि आइसोलेशन में नहीं रह पाता है, तो दे विल डेवलप मोर एंड मोर अलायंसेस। यूक्रेन का डिस्कशंस और न्यूज में चल रहा है कि उनका फंडिंग खत्म हो जा रहा है फॉर द मिलिट्री एड एंड ऑल। सो अगर फिर से बाइडेन आ जाए यूएस में, आई थिंक फंडिंग विल कंटिन्यू। यूरोपियन 2024 यूनियन के आल्सो हिसाब कीप्स से। फंडिंग थोड़ा बहुत। यस। हम्म। यस तो सर। इलेक्शंस भी बहुत सारे नेशंस में है, अराउंड मोर देन 50 कंट्रीज दे हैव इलेक्शंस इन दिस 2024। सो
we will see a greater change. If there is a change in leadership, then we will see a change in the style of governance. But if the world remains same, then we will see कि थोड़ा बहुत इसी तरीके से चलता जाएगा. But at the same time हम लोग ये भी देख सकते हैं कि लेफ्ट विंग और राइट विंग आइडियोलॉजी में बहुत फर्क रहता है, तो उनके लीडर्स उस तरीके से प्रभावित करेंगे उस एरिया को, उस रीजन को. तो कोई कंट्रीज ऐसे रहेंगे जो दे विल ट्राई टू टेक अदर कंट्रीज टुगेदर, कोई कंट्रीज ऐसा रहेगा जो खुद का चलते चक्कर में दे विल अभी तो शायद टेक डाउन अदर कंट्रीज ऑन दिस. अर्जेंटीना में जो गवर्नमेंट चेंज होती है उसके बाद अर्जेंटीना ब्रिक्स से अपने आप को पीछे खींचता है कि वी आर नॉट गोइंग टू इंक्लूडेड इन ब्रिक्स। आई थिंक तो Yes. दैट चेंज इन गवर्नमेंट चेंज द ग्लोबल पॉलिटिक्स एज वेल। Yes, definitely. So that's what how the leadership will change the style of governance. जैसे ब्रिक्स का वहाँ पे मर्कोसर करके है जो मैं इनिशियली बोल रहा था, तो वो यस ट्रेड वगैरह करता है विद इन दिस होल लैटिन अमेरिकन रीजन, साउथ अमेरिका में. तो यस अर्जेंटीना चाहता है वो खुद अपना ही करे, लाइक इट विल बी अ कंट्री अपार्ट एंड कीप डूइंग थिंग्स बाय इट्स ओन सेल्फ. वहाँ पे थोड़े बहुत लिथियम रिजर्व्स है और ये सब है, तो आई थिंक उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दे थिंक दे कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट एट द सेम टाइम अर्जेंटीनियन लीडर ये भी बोलता है कि यूएस के साथ तो मैं बहुत बढ़िया रिलेशन बनाऊंगा, क्योंकि आई नीड देयर इकोनॉमी इज इन्फ्लेशन, सो दे वांट डॉलर्स, दे वांट टू यूज एवरीथिंग बाय डॉलर्स एंड सेट अप डॉलर बिजनेस देयर सो दैट दे कैन कम आउट ऑफ दैट इन्फ्लेशन. सो अलायंसेस रहता है हमेशा, अकेलेपन में कोई कुछ कर नहीं पाता है. सो ये अलायंस बिल्डिंग को ज्यादा रहेगा, प्रोटेक्शनिज्म ज्यादा बढ़ेगा. टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है कि वो इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत उत्सुकता पैदा तो कर ही दिया है, बट एट द सेम टाइम लीडर्स को भी, बिकॉज दैट्स व्हाट इज अफेक्टिंग दिस मासेस और लीडरशिप का रिलेशन होता ही है टेक्नोलॉजी के जरिए. तो वी विल गेट टू सी कि बहुत उत्सुकता भरा रहेगा 2024, और कैसा कितना डिफरेंस होगा वो धीरे धीरे देखते हैं. कैसे अभी तो चालू हुआ है. सर अभी हम लोग 2024 की बात कर रहे थे, चुनाव की बात कर रहे थे। चुनाव हमारे देश में भी है, हम्म. अप्रैल और मई में चुनाव हमारे देश में भी है। और ये एक बहुत सारे विशेषज्ञ मानते हैं, मेरा मत नहीं है, कि भारत की जो विदेश नीति रही है वो पिछले 7-8 सालों में बहुत अच्छी रही है। और हमारे मिनिस्टर चाहे वो सुषमा स्वराज जी रही हो या जो अभी करंट में फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने फॉरेन जो पॉलिसीज है इंडिया की उसको बहुत बहुत एक फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट इंडिया के बहुत अच्छा हुआ है। अगर गवर्नमेंट चेंज नहीं होती है या अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, जो भी मई में रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद, तो आपको क्या लगता है 2024 में भारतीय जो विदेश कूटनीति है वो किस तरह से होगी? क्योंकि चुनाव तो तय करते ही करते हैं, लेकिन क्या ये बना बनाया जो फॉरेन पॉलिसीज है, मैं आपका भी मत जानना चाहूंगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि पिछले 7-8 सालों में विदेश नीति में क्या हुआ? तो इस पूरे राजनीति को लेकर के हम एक, अगर अभी तक मैं विश्व पे चर्चा कर रहा था, मैं एक भारत के परिप्रेक्ष्य से समझना चाहता हूँ कि हाउ विल बी द ग्लोबल पॉलिटिक्स फॉर इंडिया इन 2024 सर। राइट, इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन. आई थिंक अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि we are strengthening our relations with not just our neighbors but almost all major countries, and we are not we have developed a strong complex as we are getting to see, because it's जो हो रहा है कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर है, he has ही इज रियली मतलब उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से एक तरीके से अपना फॉरेन पॉलिसी इजहार करते रहते हैं, बाहर जा भी जाते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म से सब जगह पे. सो दैट इज रियली शोन कि इट्स नॉट जस्ट कि यू कैन जस्ट take India for granted right now. So we are starting with we started with Act East policy and all other bigger foreign policy aspects, and Ministry of External Affairs is doing a greater job in catering to the diaspora at the same time. So these policies of catering to diaspora, there are other countries that are trying to emulate India. And यस सर। when we see कि 2024 में अभी जयशंकर the minister has recently visited नेपाल जा रहे हैं, so we always keep our neighbors close. We work really good with them. That is where we can see with Myanmar. I think Myanmar and Thailand, there's this multimodal Kaladan multi project. I think that will also be expected है कि complete वगैरह हो जाए, उस पे काम हम चल रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह. तो अभी फॉरेन सर रशिया पॉलिसी एक तरीके से. यूक्रेन के युद्ध के बीच में अभी शायद एक हफ्ते पहले एस जयशंकर रूस जाते हैं, वहां पे पुतिन कहते हैं कि मोदी जी को रूस आना चाहिए। ये भी एक इस बीच में डेवलपमेंट है सर। हाँ, इंडिया जो it's a big middle rising country at the point of time, and we can say it middle, at the same time we can also say it's in itself a very big rising power,
because it's giving voice to other nations. At the same time, we are developing our own infrastructure education के point of view से अफ्रीका में देखो वहाँ पे IITs बन रही है. प्लस केनिया को रिसेंटली केनिया के जो लीडर है वो आए थे एंड देन वी लाइन ऑफ क्रेडिट दिए गया था उनको टू अराउंड सम 250 मिलियंस. So these giving able to give line of credit, able to give development assistance, infrastructure development assistance. This shows where our foreign policy has taken India to currently since the last decade or so. Sushma Swaraj, you rightly mentioned. I think she is the pioneer in this development aspect because she's been Yes, sir. on and off, is very much involved with this whole foreign policy aspect, be it the individual level or the country level. And Jaishankar has this very straight, no mess with attitude. So I think he's taking it on another level altogether. And at the same time, जो फॉरेन पॉलिसी हम लोग एक रिसेंटली हम लोग आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी डेवलप करने वाले हैं. तो इट्स गोइंग टुवर्ड्स दिस कि व्हेन वी रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोटेक्शनिस्ट एट द सेम टाइम. So उस point of view, so we have to cater to our interests first, and then also where we can help our neighbors and whoever we are allied with slowly. We'll definitely we are doing for them also. So global voice, the summit of the global voice, right? Yes, क्या था sir. एग्जैक्टली वो ग्लोबल. हाँ, ग्लोबल वॉइस समिट जो अभी रिसेंटली हुआ था. Yes, sir. उस पे इंडिया का बहुत बड़ा नाम है तो वो कर रहा है इंडिया. एंड COP अपार्ट 28 फ्रॉम भी कर दैट, हाँ, भूटान को अभी रिसेंटली भूटान के भी राजा आए थे. ही आल्सो इज wanting to develop because he's been inspired by this whole development infrastructure development of India's policies abroad and in India, that he wants to develop the, yeah, the region adjoining to Assam and Gelepu करके जो project बनाना चाह रहे हैं वो. So see, people, the nations and the leaders are also getting influence, and at the same time, they are getting a drive to develop more and more. So because what development does ultimately, individual को थोड़ा बहुत it gives a sense of belonging to that place, and ये कर सकते हैं और कुछ है ना, थोड़ा Yes. लाइवलीहुड बढ़िया हो जाता है. एसडीजीज अल्टीमेटली जो है वो बहुत तरीके से इसमें इफेक्ट कर रहे हैं और बढ़ोतरी दे रहे हैं. तो सर उम्मीद है कि ये चर्चा हम लोग की जो दर्शकों को पसंद आएगी और मैं ये कामना करता हूँ कि 2024 भारत के लिए नहीं विश्व के लिए भी बहुत अच्छा साल हो और जो हमारा ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो मजबूत हो और भारत एक नए स्तर पर आगे बढ़े। आपको हमारे चैनल को समय देने के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट पर आपने मुझे मेरे एक रिक्वेस्ट पर आपने मुझे ये साक्षात्कार दिया उसके लिए मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूँगा सर। और इस इसको नहीं मुझे नहीं ये मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा ठीक सर है. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और थैंक यू दीपेंद्र, मेरे को मैं भी. दर्शकों यस सर, मैं हाँ, दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, इस चर्चा में अगर आपको कोई बातें सब पसंद ना आई हो और आई भी हो तो उसको हम तक पहुँचाने का काम करें। मैं व्यक्तिगत तौर पर उसको अच्छा करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू ठीक है सर। निपेंद्र, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली बात करने में. हम जारी रखेंगे कॉन्वर्सेशंस वगैरह. और निपेंद्र काफी बढ़िया चैनल चला रहा है. आई थिंक जो भी देख रहे हैं, यू शुड कीप दिस इन माइंड कि ऐसे बहुत सारे जगह से हम इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं, लेकिन निपेंद्र इज ब्रिंगिंग पीपल हु आल्सो आर इन देयर डोमेन, थोड़ा बहुत जानते हैं. तो गिव द लिसन, शेयर करो, लाइक करो एंड एंजॉय. ठीक है, थैंक यू एंड सर। हैप्पी न्यू ईयर सबको. ठीक है थैंक यू, निपेंद्र, मिलते हैं. थैंक यू. थैंक यू सर। थैंक यू. थैंक यू।